गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस कॉन्सेप्ट्स में। हम लोगों ने लोक सेवा आयोग के द्वारा पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व करना स्टार्ट किया था और आज हम लोग जो है लाइट के प्रश्न सॉल्व करेंगे। आज लाइट का पहला वीडियो है और इस पहले वीडियो में मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा लाइट के बारे में। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूं जो कि लोक सेवा आयोग के द्वारा विभिन्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, खास तौर से पीसीएस के एग्ज़ाम में। तो आगामी जो पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, इसके लिए यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और हर एक क्वेश्चन में मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा और एक्सप्लेनेशन देने के साथ साथ काफ़ी कुछ मैं आपको वीडियो में कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों आइए हम लोग पहले कुछ बातें कर लेते हैं लाइट के बारे में। देखिए, लाइट के बारे में भी हम लोग यहाँ पे पहले वही चीज़ सीखेंगे, वही बेसिक चीज़ें सीखेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आइए दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि लाइट क्या होती है। देखिए, सूर्य से तो बहुत सारे रेडिएशन यहाँ पृथ्वी तक आते हैं। हमारी पृथ्वी पर जो रेडिएशन आते हैं वो सूर्य से जो भी रेडिएशन आते हैं, ये बहुत सारे रेडिएशन आते हैं, लेकिन हर एक रेडिएशन को हम लोग लाइट नहीं कहते हैं। केवल 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक की जो रेडिएशन होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। क्यों लाइट इसको कहते हैं? क्योंकि जो भी रेडिएशन 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है, आप इसे लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक भी बोल सकते हैं। तो 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक की ये जो वेवलेंथ होती है या ये जो विकिरण ऊर्जा होती है, ये हमारे आँखों की रेटिना के लिए सेंसिटिव होती है और हमारी आँखें केवल इसी पार्ट को देख सकती हैं। यानी कि सूर्य से जितना भी रेडिएशन आता है, जितना भी थर्मल रेडिएशन आता है, जितनी भी विकिरण ऊर्जा आती है, उस विकिरण ऊर्जा का केवल यही भाग हमारी आँखें देख सकती हैं और इसी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग प्रकाश कहते हैं। इससे कम वेवलेंथ वाले को भी हमारी आंखें नहीं देख सकती हैं और इससे ज़्यादा वेवलेंथ वाले को भी हमारी आंखें नहीं देख सकती हैं। तो देखिए, इससे कम वेवलेंथ जो होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेस कहते हैं। इससे कम वेवलेंथ जिसकी होगी उसे क्या कहते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेस कहते हैं, यानी कि पराबैंगनी किरणें कहते हैं। और इससे ज़्यादा वेवलेंथ वाली जो रेडिएशन होगी उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंफ्रारेड कहते हैं। तो इससे कम वेवलेंथ वाले को अल्ट्रा वायलेट कहते हैं, इससे ज़्यादा वाले को क्या कहते हैं, इंफ्रारेड कहते हैं। और 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक की जो तरंगें होती हैं, जो कि हमारे आँखों के लिए सेंसिटिव होती है, हमारे आँखों की रेटिना के लिए सेंसिटिव होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लाइट कहते हैं। तो 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक में कौन कौन से कलर होते हैं? तो देखिए, इसमें वायलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, ऑरेंज होता है और रेड होता है। इसे हम लोग विबग्योर की सहायता से भी याद रख सकते हैं। तो V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और R फॉर रेड। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है? वायलेट की होती है और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की होती है। तो इससे भी कई बार क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसलिए मैंने ये आपको बताया। और भी देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आइए इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं। देखिए, इसमें से जो ग्रीन कलर होता है, जिसकी वेवलेंथ लगभग 5500 एंगस्ट्रॉम होती है, ये 5500 एंगस्ट्रॉम यानी कि ग्रीन कलर की जो लाइट होती है, ये हमारे आँखों के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है। यानी कि हमारी आँखों को इस कलर को देखने में सबसे ज़्यादा सुविधा होती है, या कह लीजिए कि इस कलर को देखने के लिए हमारी आँखों की मांसपेशियों पर किसी भी प्रकार का जोर नहीं पड़ता है, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं पड़ता है। तो ग्रीन कलर हमारे आँखों के लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है और इसकी वेवलेंथ कितनी होती है? 5500 एंगस्ट्रॉम होती है। तो आपने इसमें समझा कि लाइट क्या होती है। क्या सूर्य से जितनी भी विकिरण ऊर्जा आती है, जितनी भी वेवलेंथ की रेडिएशंस आती हैं, क्या सभी को लाइट कहते हैं? नहीं, केवल 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम वाले को क्या कहते हैं हम लोग? लाइट कहते हैं। इससे कम वाली को अल्ट्रा वायलेट कहते हैं, इससे ज़्यादा वेवलेंथ वाली को क्या कहते हैं? इंफ्रारेड कहते हैं। और ये जो 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम है, इसमें भी अलग अलग कलर होते हैं, अलग अलग वेवलेंथ के लिए। तो इसमें पूरे कलर का जो पैटर्न होता है वो मैंने आपको बताया कि विबग्योर से इसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ग्रीन कलर के लिए लाइट जो होती है वो सबसे ज़्यादा सुटेबल होती है। अब दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और चीज़ों की।
देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि मैं जो कुछ भी लाइट के बारे में आपसे बता रहा हूँ, ये हर एक पॉइंट यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपसे ये पूछा गया है। इसीलिए मैं इन सारे पॉइंट्स को काफ़ी डिटेल में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन पे तो अभी हम लोग लगाएंगे ही क्वेश्चन, तो क्वेश्चन लगाने से पहले थोड़ा बहुत लाइट का नॉलेज आपको होना चाहिए। तो इसके लिए भी हम लोग जो है थोड़ा सा प्रयास करेंगे, इसको सीखेंगे कि किस तरीके से जो है लाइट के संबंध में क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम लोग पहले सीखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। ये जो आपने देखा 3800 से 7800 की एंगस्ट्रॉम की जो रेडिएशंस होती हैं, या इसके अलावा जो अल्ट्रावायलेट इंफ्रारेड यानी कि सूर्य से जो भी रेडिएशंस आती हैं, इन रेडिएशन में एनर्जी होती है और इस एनर्जी को हम लोग लिखते हैं एच न्यू, या फिर इसे हम एच सी अपॉन लैम्डा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम विशेष तौर पे लाइट की बात करें तो आप ये कह सकते हैं कि लाइट जो होती है ये एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलती है, और हर एक पैकेट को हम लोग क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। इसी को हम लोग क्वांटम भी कह सकते हैं। तो ये हर एक फोटान जो होता है, इसकी जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, एच न्यू होती है, जहाँ पे एच क्या होता है, प्लांक नियतांक होता है, और न्यू क्या होती है, इसकी फ्रिक्वेंसी होती है। अगर हम इसको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसे हम लोग एच सी अपॉन में लैम्डा के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एच प्लांक नियतांक है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में या फिर एयर में भी आप कह सकते हैं, और लैम्डा क्या है, लाइट की वेवलेंथ है। तो इस तरीके से लाइट को हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि लाइट जो होती है ये एनर्जी के पैकेट होती है, और हर एक पैकेट की एनर्जी कितनी होती है, एच सी अपॉन में लैम्डा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वांटम थ्योरी कहते हैं। आइंस्टीन ने इसी क्वांटम थ्योरी के आधार पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या की थी, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी मैंने आपको कई बार दोस्तों बताया है कि किसी भी मेटल के सरफेस पर, वैसे सभी मेटल के सरफेस पे नहीं, जो लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं केवल उनके लिए, तो किसी भी मेटल के सरफेस पर जब लाइट रेडिएशन इंसिडेंट होती है, उस पर आपतित होती है, तो मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित होना, इमिट होना, यही क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बाद में भी बात करेंगे, बट यहाँ पे हम लोग लाइट की बात कर रहे थे, इसलिए हमने उससे जुड़ी भी कुछ चीज़ें आपको बता दी। देखिए, सूर्य से जितनी भी रेडिएशन आती हैं, ये सभी रेडिएशन कैसी होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। देखिए, दो प्रकार की तरंगें होती हैं। अगर हम लोग तरंगों के नेचर के बारे में पढ़ें तो किसी भी तरंग को प्रोपेगेट करने के लिए, उसके संचरण के लिए, उसको माध्यम में संचरित होने के लिए उसको माध्यम की ज़रूरत है कि नहीं है, इसके आधार पर तरंग दो प्रकार की होती है। एक को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेव बोलते हैं, और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। मैकेनिकल वेव वो तरंगें होती हैं जिनको चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत पड़ती है, और माध्यम की ही केवल ज़रूरत नहीं पड़ती है, माध्यम में दो गुण है, इनका होना भी ज़रूरी होता है। अगर ये दो गुण नहीं होंगे तो कोई भी मैकेनिकल वेव किसी मीडियम में नहीं चल पाएगी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और ये दो गुण माध्यम के कौन कौन से हैं जिसके कारण कोई मैकेनिकल वेव चल पाती है, तो ये है इलास्टिसिटी और इनर्शिया, यानी कि प्रत्यास्था और जड़त्व। इसी दो गुण के कारण किसी माध्यम में मैकेनिकल वेव यानी कि यांत्रिक तरंगें चल पाती हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। देखिए, लाइट एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने के लिए माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। इसका मतलब मीडियम हो तब भी लाइट रेडिएशन चल सकती है, और अगर मीडियम नहीं है तब भी लाइट वेव ट्रेवल कर सकती है। कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि वेव जिस डायरेक्शन में चलती है, अगर मीडियम के पार्टिकल भी उसी डायरेक्शन के अलोंग एसएचएम करते हैं, या कह लीजिए कि वाइब्रेट करते हैं, तब हम इस तरह की वेव को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कहते हैं, या फिर हिंदी में इसको अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। लेकिन कोई वेव जिस डायरेक्शन में चल रही है, यदि माध्यम के कण उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एसएचएम करते हैं या वाइब्रेट करते हैं, तब इस प्रकार की तरंग को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। और ट्रांसवर्स वेव का ग्राफ आपने देखा होगा कि कुछ इस तरीके से होता है। इसमें इसको हम लोग क्रेस्ट बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉट बोलते हैं। इसको हम लोग श्रिंग बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, जब भी हम लोग लाइट की स्टडी करते हैं तो लाइट की स्टडी हम लोग दो तरीके से करते हैं। एक तो लाइट में होने वाली कुछ घटनाओं का एक्सप्लेनेशन करने के लिए लाइट को, प्रकाश को एक किरण के रूप में मान के चलते हैं। तो जब हम लाइट को एक किरण के रूप में मान के चलते हैं, तब हम लोग उसे क्या बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रे ऑप्टिक्स बोलते हैं। जैसे कि रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। तो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की घटना जब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, इसकी फिनोमेनन को एक्सप्लेन करते हैं, तो वहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि प्रकाश एक सीधी किरण के रूप में चलता है। तो इस तरीके से जब हम लोग प्रकाश की
स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स बोलते हैं। लेकिन जब हम लोग प्रकाश को एक तरंग के रूप में मान करके अध्ययन करते हैं, एक ट्रांसवर्स वेव के रूप में मान के अध्ययन करते हैं, तब हम लोग उसे क्या बोलते हैं, वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं। तब हम लोग उसे क्या बोलते हैं, वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं। तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स ये दो अलग अलग ब्रांच हैं जिनके अंतर्गत हम लोग लाइट से संबंधित डिफरेंट टाइप्स की फिनोमेनन की स्टडी करते हैं। रे ऑप्टिक्स में हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की स्टडी करते हैं। वेव ऑप्टिक्स में हम लोग इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, कि जो वेव होती हैं ये सीधे डायरेक्शन में या इनको सीधी किरण के रूप में ये चलती हैं। तो सीधी किरण के रूप में ये क्यों चलती है, कह लीजिए बिल्कुल स्ट्रेट क्यों चलती है, तो उसका कारण ये होता है कि लाइट वेव की जो वेवलेंथ होती है ये वेवलेंथ बहुत ही छोटी होती है। आपने देखा यहाँ पर कि एंगस्ट्रॉम के आर्डर की होती है, तो चूंकि वेवलेंथ बहुत छोटी होती है इसीलिए हम लोग मान सकते हैं कि लाइट की जो तरंगें होती हैं ये एकदम सीधी डायरेक्शन में चलती हैं और इसको हम लोग एक किरण के द्वारा हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी कुछ मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की। अब इनसे संबंधित कुछ एग्जाम्पल और कुछ न्यूमेरिकल हैं जो आगे आपको न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे, वो कहीं ना कहीं वहाँ पे इसका इस्तेमाल होगा। तो मैंने आपको लाइट के बारे में कुछ बातें यहाँ पे बताई और कुछ चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे सिखाई। और अब हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि लोक सेवा आयोग के द्वारा किस तरीके के क्वेश्चन पीसीएस के एग्ज़ाम में और जो आने वाली परीक्षा है खंड शिक्षा अधिकारी, इनमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उसके आधार पे हम लोग जो है क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से किस विकिरण में प्रति ऊर्जा सबसे अधिक होती है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि पर क्वांटम की एनर्जी किसमें सबसे ज़्यादा है। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया कि एक क्वांटम की एनर्जी कितनी होती है, एच न्यू होती है या फिर एच सी अपॉन में लैम्डा होती है। इसका मतलब है दोस्तों कि देखिए लैम्डा जितना कम होगा एनर्जी उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि लैम्डा और एनर्जी में इन्वर्स रिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा जितना ज़्यादा होगा एनर्जी उतनी कम होगी, या लैम्डा जितना कम होगा एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तो पूछ रहा है कि सबसे अधिक एनर्जी किस में है, तो भाई सबसे अधिक एनर्जी उसमें होगी जिसमें वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए कि सबसे कम वेवलेंथ यहाँ पे आपको किस में दिख रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि देखिए इसमें सबसे कम वेवलेंथ है 200 से लेकर के 280 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब होता है 10 के पावर में -9 मीटर। अगर आप इसे एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 2800 एंगस्ट्रॉम तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश तरंगे हवा से कांच तक जाती हैं तो प्रभावित चर होते हैं। यानी कि कोई भी प्रकाश की किरण जब हवा से कांच में जाती है तो देखिए क्या होता है। देखिए कोई भी प्रकाश की किरण जब अपना माध्यम परिवर्तित करती है तो वो अपनी दिशा से विचलित हो जाती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, यानी कि रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि ये वाला मीडियम क्या है, एयर है, और ये वाला मीडियम क्या है, ग्लास है। यहाँ का अपवर्तनांक हम लोग मान ले रहे हैं μ1 और यहाँ का अपवर्तनांक हम लोग क्या मान ले रहे हैं, μ2 मान ले रहे हैं। जब प्रकाश की किरण किसी एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, यानी कि रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब देखिए जो किरण यहाँ पे पहले माध्यम में चल रही है इसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण या इंसिडेंट रे, और जिस बिंदु पर ये आकर के गिर रही है, यानी कि देखिए ये वाला जो सरफेस है इसे हम लोग बोलते हैं इंटरफेस। इसके इस तरफ एक माध्यम है और इसके इस तरफ क्या है, दूसरा माध्यम है। तो दोनों माध्यम को अलग करने वाली जो सरफेस है, जो सतह है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेस। और इसी इंटरफेस पे आकर के प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। तो जिस बिंदु पर ये प्रकाश की किरण आकर के आपतित हो रही है या गिर रही है उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं या पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। अब ये जो आपतित किरण है, यहाँ पे जहाँ पे आपतन बिंदु है यहाँ पे हमने क्या खींचा, एक नॉर्मल खींचा, और नॉर्मल से ये आपतित किरण जितना कोण बनाती है इसे हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। अब ये दूसरे माध्यम में जब जाएगी तो देखिए अगर ये किरण मुड़ती ना तो ये कुछ इस तरीके से जाती, लेकिन ये मुड़ गई तो इसका मतलब कि ये यहाँ पे इतना एंगल क्या हो गई, घूम गई, यानी कि ये इसका क्या हो गया, डेविएशन सिग्मा हो गया। तो सिग्मा यहाँ पे इसका क्या हो गया, विचलन कोण हो गया। और ये जो किरण आपको यहाँ पे मिल रही है दूसरे माध्यम में, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे, यानी कि अपवर्तित किरण बोलते हैं। और अपवर्तित किरण नॉर्मल से जो कोण बनाती है इसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं।
अब देखिए वैज्ञानिक स्नेल ने अपवर्तन के संबंध में कुछ नियम दिए हैं और ये नियम क्या है इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। पहला नियम तो इसका ये है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और नॉर्मल ये तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे इस समय आपको जो फिगर आपको दिख रहा है ये आपके कंप्यूटर के स्क्रीन पे या मोबाइल की स्क्रीन पे दिख रहा है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और ये जो अभिलंब है ये तीनों कहाँ पे है, ये इसी स्क्रीन वाले प्लेन पे है, यानी कि एक ही तल में है। और दूसरा नियम इसमें ये है कि साइन आई बटे में साइन आर ये बराबर में क्या होता है, म्यू2 बाई में म्यू1, म्यू2 बाई में म्यू1। यहाँ पे दोस्तों बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। देखिए साइन आई बटे साइन आर1, आई क्या है, आपतन कोण है, आर क्या है, अपवर्तन कोण है, म्यू2 क्या है, म्यू2 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिस माध्यम में किरण जा रही है। ध्यान से सुनिएगा कि म्यू2 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिस माध्यम में किरण जा रही है। तो किरण किस माध्यम में जा रही है, 1 से 2 में जा रही है, तो ये दूसरे वाले माध्यम का अपवर्तनांक है, ठीक है। और बटे में म्यू1, तो म्यू1 क्या है, म्यू1 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिस माध्यम से प्रकाश की किरण जा रही है। तो दोस्तों इसको बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे चल कर के हम लोग इन फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। आज तो मैं जो आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ ये लाइट का बहुत ही बेसिक एक तरीके से इंट्रोडक्शन है और इसके आगे अभी लाइट के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे और काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं, फॉर्मूले में कंफ्यूज करते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस में कंफ्यूज करते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इन कन्फ्यूजन्स को आपका मैं दूर कर सकूँ। देखिए यहाँ पे आपको साइन आई बटे साइन आर बराबर में आपको क्या याद रखना है, मतलब क्या समझना है आपको कि जिस माध्यम में जा रही है उसका अपवर्तनांक आपको ऊपर लिखना है और बटे में जिस माध्यम से जा रही है उसका अपवर्तनांक नीचे लिखना है। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू2 बाई म्यू1। अब देखिए म्यू2 बाई म्यू1 को ही हम लोग क्या कहते हैं, माध्यम 2 का पहले के सापेक्ष अपवर्तनांक। मान लीजिए कि माध्यम 2 क्या है, ग्लास है और माध्यम एक क्या है, एयर है। अगर दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को यानी कि म्यू2 को मैं म्यू जी लिखूँ, मान लिया कि ये ग्लास है और पहले माध्यम को मान लेते हैं कि ये हवा है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू जी बटे म्यू ए। और म्यू जी बटे म्यू ए क्या होगा, कांच का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक। देखिए जो नीचे है उसके सापेक्ष होगा और जो ऊपर है उसका अपवर्तनांक होगा। तो म्यू जी बटे म्यू ए क्या होगा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये किसके सापेक्ष, हवा के सापेक्ष। इसी को यूपी बोर्ड की किताबों में ए म्यू जी करके भी लिखा जाता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यूपी बोर्ड की किताबों में ये ए म्यू जी करके लिखा रहता है या फिर ए एन जी करके लिखा रहता है। वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट किया जाता है, तो वहाँ पे आपको एन के फॉर्म में भी लिखा रहता है। तो दोस्तों कन्फ्यूज़न ना हो किसी प्रकार का, इसीलिए जो बेसिक है केवल बेसिक को पकड़ करके चलिएगा। मैंने आपसे बताया कि साइन आई बटे साइन आर क्या होगा, म्यू2 बाई में म्यू1। या आप म्यू2 बाई म्यू1 भी मत याद रखिए, ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा ग्लास को म्यू2 ही कहें, आप उसको म्यू1 कह सकते हैं और एयर को म्यू2 कह सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कौन 1 है कौन 2 है, कोई भी 1 हो सकता है, कोई भी 2 हो सकता है। आपको बस केवल इतना ध्यान रखना है कि जिस माध्यम में जा रही है उसका अपवर्तनांक आपको ऊपर लिखना है, यानी कि म्यू2 को आपको ऊपर लिखना है और जिस माध्यम से जा रही है उसका अपवर्तनांक नीचे लिखना है। और इसे कहते क्या है, इसे कहते हैं पहले के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया कि साइन आई बटे साइन आर क्या होगा, म्यू2 बाई में म्यू1 होगा। अब देखिए दोस्तों होता क्या है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती, मान लीजिए किसी विरल माध्यम से किसी सघन माध्यम में जा रही है, मतलब कि किसी रेयर मीडियम से किसी डेंसर मीडियम में जा रही है, किसी रेयर मीडियम से किसी डेंसर मीडियम में जा रही है। तो देखिए जब डेंसर मीडियम में जाएगी तो वहाँ पे लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई कॉमन सेंस की बात है कि किसी ऐसे मीडियम में जा रही है लाइट जहाँ पे डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसकी स्पीड वहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ये स्पीड कितनी हो जाएगी इसको भी हम लोग देखिए लिख सकते हैं। अब देखिए जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डेंसिटी के। डेंसिटी जितनी ज़्यादा होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये है कि डेंसिटी में और वेलोसिटी में क्या होगा, इन्वर्स रिलेशन होगा। मैंने आपको बताया ना कि डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर डेंसिटी और वेलोसिटी में इन्वर्स रिलेशन है, इसका मतलब कि डेंसिटी और म्यू में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी क्या होगा, इन्वर्स रिलेशन होगा। तो अगर म्यू2 बाई म्यू1 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, v1 अपॉन में v2 होना चाहिए। v1 क्या है, पहले माध्यम में स्पीड और v2 क्या है, दूसरे माध्यम में स्पीड।
अब देखिए v बराबर में होता है n लैम्डा, लाइट की स्पीड या किसी भी वेव की स्पीड जो होती है ये क्या होती है, v बराबर में n लैम्डा, जहाँ पे n क्या होती है, इसकी फ्रिक्वेंसी होती है। तो इसे और हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा अपॉन में लैम्डा 2 भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा दोस्तों, ये आपको एक रिलेशन मिल जा रहा है। इस रिलेशन की सहायता से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जिसमें आपको वेलोसिटी के बारे में या वेवलेंथ के चेंज होने के बारे में पूछ रहा है, वो सारे क्वेश्चन आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, जिस क्वेश्चन को हम लोग लगा रहे थे। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि तो प्रभावित चर है, मतलब कौन कौन से ऐसे वेरिएबल हैं जो प्रभावित होते हैं। तो देखिए दोस्तों, केवल फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती है, बाकी आपकी स्पीड हो गई लाइट की और उसका वेवलेंथ हो गया, ये सारी चीज़ें जो है चेंज हो जाती हैं। तो देखिए आवृत्ति चेंज नहीं होती है। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा वेरिएबल है जो प्रभावित होते हैं। तो प्रभावित होने वाले में देखिए आवृत्ति तो नहीं आएगी, तो ये तीनों ऑप्शन तो गलत हो गए। तो केवल ऑप्शन इसका कौन सा बच जाता है, डी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखिए सोप के जो बबल होते हैं ये आपको कलरफुल दिखाई पड़ते हैं। उसका कारण ये होता है दोस्तों कि सोप का जो बबल होता है इसके दोनों सरफेस, यानी कि जो सरफेस आपको फ्रंट में दिख रहा है और जो बैक में सरफेस दिख रहा है, इसके दोनों सरफेस से जो लाइट की रेज रिफ्लेक्ट होती हैं, और रिफ्लेक्ट होने के साथ साथ देखिए दोस्तों यहाँ पे ये रिफ्रैक्ट भी होंगी, क्योंकि यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है तो ये रिफ्रैक्ट भी होंगी। तो इसके दोनों सरफेस से जो लाइट की रेडिएशन या कह लीजिए कि लाइट की जो रे है जो रिफ्लेक्ट हो रही है, इनके बीच में जब इंटरफ्रेंस होता है तो इंटरफ्रेंस के कारण ये हमको कलर दिखाई पड़ते हैं। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के बारे में और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा जब मैं इंटरफ्रेंस के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा, क्योंकि तब मैं वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत इंटरफ्रेंस के बारे में बताऊंगा, तब ये क्वेश्चन आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना याद रखिए कि इसके दोनों ही सरफेस से जो लाइट की रेडिएशन जो रिफ्लेक्ट हो रही है, इनके बीच में इंटरफ्रेंस होने के कारण ये कलर आपको दिखाई पड़ते हैं। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखिए 2 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये सही है कि नहीं है, और दूसरा वाला स्टेटमेंट पहले वाले को एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए पहले स्टेटमेंट में दिया गया है कि हीरा कांच से अधिक चमकता है। हीरे के अंदर, डायमंड के अंदर जब कोई लाइट इंटर करती है तो वो बहुत ज़्यादा चमकता है, लेकिन वहीं उतने ही साइज़ का अगर हम कोई कांच का टुकड़ा ले तो वो नहीं चमकता है। इसका कारण क्या है दोस्तों? इसका कारण होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं, तो फिर ये क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाएंगे। जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, लेकिन उसका उल्टा जब ये सघन माध्यम से किसी विरल माध्यम में जाती है तो नॉर्मल से दूर हट जाती है। अब जैसे मान लीजिए कि नीचे की तरफ यहाँ पे क्या है, कांच है, ग्लास है, और दूसरा वाला माध्यम जो है यहाँ पे वो क्या है, एयर है। अब जब प्रकाश की कोई किरण ग्लास से एयर में जाती है तो ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। अब ये क्या होता है, ये नॉर्मल से दूर हटती है। यहाँ पे आप देखिए नॉर्मल से दूर हटती है, और चूंकि साइन आई बटे साइन आर बराबर में क्या होता है, μ2 बाई में μ1 होता है। मैंने वहाँ पे आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। यहाँ के हिसाब से अगर आप देखें तो यहाँ के हिसाब से क्या हो जाएगा, साइन आई बटे में साइन आर। अब ये बराबर में क्या होगा, मैंने आपको बताया था ना कि आप μ2 बाई μ1 मत याद रखिए, आप क्या याद रखिए कि जिस माध्यम में जा रही है उसका अपवर्तनांक पहले। तो यहाँ पे ये माध्यम में जा रही है एयर में, तो एयर का अपवर्तनांक क्या हो गया, मान लीजिए μ2 हो गया, और यहाँ पे इसका कितना हो गया, μ1 हो गया। तो ये हो गया, क्या हो गया, μ2 बाई में μ1 हो गया। अब देखिए दोस्तों, μ2 कांस्टेंट है, μ1 कांस्टेंट है, इसका मतलब कि μ2 बाई में μ1 क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अगर हम i की वैल्यू को बढ़ाते जाएं तो r की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ेगी, ताकि साइन आई बटे साइन आर भी क्या रहे, कांस्टेंट रहे। अब देखिए अगर हम i को लगातार बढ़ाते जाएं तो r बढ़ता जाएगा। तो i को अगर हम बढ़ाते बढ़ाते इतना कर दें कि r का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, r का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो इस समय i जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं c या क्रिटिकल एंगल, यानी कि सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में परावर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं या क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब अगर हम इंसिडेंट रेडिएशन को इससे ज़्यादा एंगल पर भी इंसिडेंट कराएं तो ये वापस उसी मीडियम में लौट आती है, और इसी को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कि अगर कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से, मान लीजिए कि ये माध्यम ऐसा है जो डेंस है, किसी सघन माध्यम से किसी विरल माध्यम में जा रही हो, तो सघन माध्यम में यदि आपतन कोण
क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो विरल माध्यम में ये ना जा कर के ये वापस उसी माध्यम में लौट आती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखिए साइन आई बटे साइन आर, अगर हम लोग साइन आई की जगह पे साइन सी ले लें, मतलब मान लीजिए कि ये प्रकाश की किरण यहाँ पे सी एंगल पे आ रही है तो ये यहाँ पे कैसे जाएगी, 90 डिग्री पे जाएगी। तो साइन सी बटे में क्या हो जाएगा, साइन 90, और ये बराबर में क्या हो जाएगा, म्यू 2 और बटे में म्यू 1। अब देखिए म्यू 2 क्या है, एयर है, तो इसका अपवर्तनांक कितना हो जाएगा 1, और म्यू 1 क्या है, ग्लास है, तो इसका अपवर्तनांक कितना हो जाएगा 3/2, यानी कि कितना हो जाएगा 2/3, यानी कि कितना हो जाएगा 0.66, ये कितना हो जाएगा 0.66। तो साइन सी बराबर कितना आ जाएगा 0.66, और यहाँ से अगर मैं सी की वैल्यू निकालूँ तो ये सी की वैल्यू आ जाती है लगभग 42 डिग्री। इसका मतलब कि हवा और कांच के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होता है, 42 डिग्री होता है। इसका मतलब कि अगर कोई प्रकाश की किरण कांच से हवा में जा रही हो और वो 42 डिग्री से ज़्यादा एंगल पर इंसिडेंट हो रही हो तो वो हवा में नहीं जाएगी बल्कि वापस कांच में वापस लौट आएगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हम लोग को फार्मूला क्या मिल गया था, साइन सी बराबर में 1/म्यू। ये म्यू किसका अपवर्तनांक है, ग्लास का, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि म्यू किसका अपवर्तनांक है, कांच का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको फार्मूला क्या मिल गया, साइन सी बराबर में 1/म्यू जी, यानी कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आप इसे म्यू जी बटे में म्यू एयर भी कह सकते हो, क्योंकि म्यू एयर तो 1 होता है, सही मायने में ये म्यू जी बटे म्यू ए ही होता है। तो साइन सी बराबर में 1 में हम म्यू लिख सकते हैं, और म्यू क्या है, कांच का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक है। अब देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं कि म्यू का मान जितना ज़्यादा होगा 1/म्यू क्या होगा, उतना ही कम होगा, और 1/म्यू जितना कम होगा सी का मान उतना ही कम होगा, और सी का मान जितना कम होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के चांस, पॉसिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। क्योंकि भाई जिस एंगल पे आप इंसिडेंट करा रहे हो, मान लीजिए कि आप 30 डिग्री पर आप किसी प्रकाश की किरण को आप इंसिडेंट करा रहे हो, और इन दोनों मीडियम के लिए जो क्रिटिकल एंगल है मान लीजिए वो 25 डिग्री ही है, तो संभावना बनती है ना, यहाँ पे संभावना क्या बनती है, यहाँ पे क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही होगा। तो अगर यही 45 डिग्री होता तो इसका मतलब कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब नहीं होता। तो जितना ज़्यादा क्रिटिकल एंगल छोटा होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। तो किसी भी माध्यम में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की संभावना ज़्यादा तब होगी जब उसका सी यानी कि क्रिटिकल एंगल छोटा होगा, यानी कि म्यू क्या होगा, उसका ज़्यादा होगा। तो देखिए यहाँ पे कांच की तुलना में हीरे में क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। इसका मतलब कि वहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने की ज़्यादा होगी, और पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी इसका मतलब कि सी क्रिटिकल एंगल का मान क्या होगा, कम होगा, और क्रिटिकल एंगल का मान कम होगा, इसका मतलब कि म्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब कि हीरे का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कांच की तुलना में ज़्यादा होगा। अब देखिए यहाँ पे कारण दे रखा है कि हीरे का अपवर्तनांक कांच की तुलना में कम होगा, जो कि क्या है, गलत है। तो इस तरीके से यहाँ पे एसर्शन सही है और रीज़न क्या है, गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए सही है और आर क्या है, गलत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि द रीजन ऑफ मिराज इज, यानी कि मृग तृष्णा का कारण है। देखिए दोस्तों मृग तृष्णा क्या होती है, इसका कारण क्या होता है, आइए पहले इसको समझ लेते हैं। ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण कई फिनोमेना होती है, इन सभी फिनोमेनन के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं अभी आपको इसमें से कुछ फिनोमेनन के बारे में बता देता हूँ। पहले इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। देखिए सपोज़ करिए कि यहाँ पर कोई एक पेड़ की इमेज बनी हुई है, ठीक है। होता क्या है कि गर्मियों के दिन में या रेगिस्तान वगैरह में जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो देखिए गर्मी ज़्यादा होने पे क्या होगा कि यहाँ पे सतह के आसपास की जो हवा होगी जब वो गर्म हो जाएगी तो गर्म होकर के ये आगे की तरफ या कह लीजिए कि ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगी। तो ये गर्म हवा यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे हवा का घनत्व तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई, और यहाँ पर डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरीके से आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो एयर है इसको हम अलग अलग लेयर में हम लोग बांट सकते हैं, और ज़मीन की या कह लीजिए कि रेत की सतह के जितने नज़दीक आप जाएंगे वहाँ पे हवा का घनत्व उतना ही कम होगा। तो ये देखिए अलग अलग डेंसिटी वाली यहाँ पर लेयर बन जाएगी। यहाँ पे इसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी और इसकी डेंसिटी क्या होगी, सबसे कम होगी, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है इसलिए, या कह लीजिए कि यहाँ की हवा सबसे ज़्यादा गर्म है इसलिए।
तो जितना ज़्यादा हवा गर्म होती जाएगी उतना ज़्यादा ये ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी और यहाँ पे हवा की मात्रा कम हो जाएगी, जिससे यहाँ की डेंसिटी हवा की कम हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे प्रकाश की किरण जो आ रही है, ये अंदर की तरफ जब ये प्रकाश की किरण आएगी तो देखिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, यानी कि हर बार ये माध्यम क्या कर रही है, बदल रही है। और ये कैसे जा रही है, ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो सघन माध्यम से जब ये विरल माध्यम में जाएगी तो यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ करिए, और सघन से जब विरल की तरफ जाएगी तो ये नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। अब ये हवा की जब दूसरे माध्यम में जाएगी जो कि और ज़्यादा विरल है, तो ये नॉर्मल से और ज़्यादा दूर हट जाएगी। और इस तरीके से ये लगातार प्रकाश की किरणें मुड़ती जाएंगी और बाद में ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा ये वापस मुड़ जाएंगी। तो इस तरीके से यहाँ पे मान लीजिए कोई बर्ड है और ये इन किरणों को देख रही है, तो उसको ये किरणें कहीं यहाँ से आती हुई दिखाई पड़ेंगी, यानी कि ये वाला पॉइंट की इमेज कहीं यहाँ पर बनेगा और नीचे। तो यहाँ से प्रकाश किरणें जो आ रही हैं ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा ये मुड़ जाएंगी और ये आपको कहीं यहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी। यानी कि कोई अगर बर्ड वगैरह यहाँ पर है तो ये कहाँ पे, ये यहाँ से आती हुई दिखेगी, यानी कि इसकी इमेज जो बनेगी यहाँ पे बनेगी। अब देखिए इस तरह की चीज़ें आपको कब दिखाई पड़ सकती है, जब यहाँ पे क्या हो, पानी भरा हो, लेकिन यहाँ पे पानी ना होते हुए भी इमेज उल्टी बन रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर क्या है, पानी भरा हो। तो पानी ना होते हुए भी पक्षियों को ये भ्रम हो जाता है कि यहाँ पर क्या है, पानी है। इसी को हम लोग कहते हैं मृग तृष्णा। मृग तृष्णा का जो कारण है वो कारण क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम क्वेश्चन है कि यहाँ पे पूछ रहा है कि जो मृग तृष्णा होती है ये इसका कारण क्या है। तो देखिए इसके दो कारण हैं, एक तो इसका टेरेस्ट्रियल हीटिंग यानी कि जो सरफेस है उसका गर्म होना, और दूसरा इसका कारण क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि भले यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जा रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जा रहा है, लेकिन ये घटना रिफ्लेक्शन की नहीं थी। ये किसकी घटना थी, ये घटना थी रिफ्रैक्शन की, यानी कि ये रिफ्रैक्शन ही यहाँ पे एक स्पेशल कंडीशन में कन्वर्ट हो गया रिफ्लेक्शन में। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में से हम इसको रिफ्रैक्शन ही चुनेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड 3, यानी कि ऑप्शन सी। इसके अलावा देखिए दोस्तों और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप यहाँ पे देखिए कि ट्रैफिक लाइट पे आप जाइए, वहाँ पे आप देखिए तो सड़क के किनारे ट्रैफिक में बहुत ऐसी लाइट लगी होती है, और ये लाइट इसलिए लगी होती है कि जब भी इस पर कोई लाइट रेडिएशन पड़ती है तो ये चमकने लगता है। तो ये ऐसे मटेरियल का बना होता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है। जैसे डायमंड के केस में मैंने आपको बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होता है, जिससे कि उसका क्रिटिकल एंगल कम होता है, और क्रिटिकल एंगल कम होने के कारण वहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। जिस पे लाइट पड़ती है तो वो चमकने लगता है। तो उसका कारण ये होता है कि वो जिस मटेरियल का बना होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, जिसके कारण उसका क्रिटिकल एंगल कम होगा, और जब भी उस पर कोई लाइट पड़ती है तो वो उसको जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है, और उस रिफ्लेक्शन के कारण वो चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। आपने ऑप्टिकल फाइबर का नाम सुना होगा। ऑप्टिकल फाइबर भी कुछ इसी तरीके से होता है। देखिए ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है कि ऑप्टिकल फाइबर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें लाइट रे जब इंटर करती है तो ये बार बार इसी में जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के द्वारा रिफ्लेक्ट होती रहती है और फिर दूसरे सिरे से बाहर निकल आती है। अगर ये पाइप कितनी भी मुड़ी हुई हो तब भी आपको जो है लाइट एक सिरे से प्रवेश करेगी तो दूसरे सिरे से वो आपको दिखाई पड़ेगी। वैसे नॉर्मली आपने पढ़ रखा है कि लाइट जो होती है वो हमेशा सीधी रेखा में चलती है। तो यहाँ पे पाइप सीधी नहीं है, लेकिन फिर भी ये लाइट आपको यहाँ पे दूसरे सिरे पे दिखाई पड़ती है। तो उसका कारण ये है कि यहाँ पे किरणें जो होती है, प्रकाश की किरणें, वो बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। अब देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, तो जब ये डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है। तो देखिए यहाँ पे दो मटेरियल यूज हो रहा है, तो सेंटर वाला जो मटेरियल है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, और बाहर जो मटेरियल है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऑप्टिकल फाइबर में जो दो मटेरियल इस्तेमाल हो रहे हैं इसमें से किस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, किसका कम होता है। तो सेंटर वाले मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा और बाहर वाले मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 3 आयामी वस्तु की छवि को एकीकृत चिन्हित करने की तकनीक है। तो देखिए तकनीक होती है, इसको हम लोग बोलते हैं होलोग्राफी। आपने कई बार देखा होगा, कई तरह तरह के हम लोग जब प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उस पर एक चमकीला सा स्टिकर लगा होता है जिसको अलग अलग एंगल में घुमाने पर उसमें अलग अलग कलर की लाइट दिखती है। तो ये बेसिकली जो है इसमें इंटरफ्रेंस के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इंटरफ्रेंस से रिलेटेड क्वेश्चन हैं। अभी हम शुरुआत में जो है केवल रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन टाइप के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जहाँ पे
तो जहाँ पे इंटरफ्रेंस आएगा वहाँ पे मैं इसको डिटेल में आपको और बता दूंगा। यहाँ पे फिलहाल आप इतना याद रखिएगा, 3D होलोग्राम होते हैं, इसमें इंटरफ्रेंस के कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि लंबी तरंगदैर्घ्य की रोशनी कम तरंगदैर्घ्य की रोशनी की तुलना में अधिक बिखरी हुई है। देखिए, स्कैटरिंग, लाइट में जो स्कैटरिंग होती है, ये स्कैटरिंग ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? वेवलेंथ के। यानी कि जिस लाइट की वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग या कह लीजिए कि उसका बिखराव जो होगा वह उसका जो फैलना है, बिखरना है, वो उतना ही कम होगा। तो वेवलेंथ जितनी ज़्यादा होगी स्कैटरिंग उतनी ही कम होगी। तो स्कैटरिंग जो होती है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की, यानी कि वेवलेंथ जितना कम स्कैटरिंग उतनी ज़्यादा, वेवलेंथ जितनी ज़्यादा स्कैटरिंग उतनी कम। अब देखिए, सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती हैं उसमें 7 कलर रहते हैं। अब 7 कलर में ब्लू कलर और वायलेट कलर की इसकी वेवलेंथ इस रीजन की क्या होगी? कम होगी। तो इसकी सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग होती है। वायलेट कलर और ब्लू कलर की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है और इसी कारण से हमको आसमान का कलर कैसा दिखाई पड़ता है? नीला दिखाई पड़ता है। आपने देखा होगा कि व्हीकल के पीछे जो लाइट लगी होती है उसका कलर रेड रखा जाता है। इसका भी कारण यही होता है क्योंकि रेड कलर की स्कैटरिंग जो होती है वो सबसे कम होती है और सबसे कम स्कैटरिंग होने के कारण ये काफ़ी दूर तक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे रेड कलर की लाइट का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ इज स्कैटर्ड मच मोर, यानी कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। अगला पूछ रहा है कि द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज़ 0.95 टाइम्स द स्पीड ऑफ वैक्यूम। अब देखिए, वाटर में इसकी स्पीड v बराबर में क्या हो जाएगी? वैक्यूम में स्पीड बटे में म्यू। ये म्यू किसका होगा? वाटर का, एयर के सापेक्ष, है ना। और ये कितना होता है? 4/3 होता है। और c स्पीड ऑफ लाइट हो गई बटे में 4/3। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 0.95 के आसपास नहीं आता है, तो ये भी आंसर आपका गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन इसमें है कि रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय रैपिडली ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रिक करंट। ये सही है। और नेक्स्ट है कि टू डिटेक्ट द ओवर स्पीडिंग व्हीकल, इसमें हम लोग जो है डॉपलर इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, सबसे डॉपलर इफेक्ट वगैरह के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा यानी कि हो जाएगा 3 और 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे दिया है कि इन ए मोशन पिक्चर यूजुअली 24 फ्रेम्स आर प्रोजेक्टेड एवरी सेकेंड। देखिए दोस्तों, हमारी आँख की रेटिना पर जब कोई इमेज बनती है, आँख की जो रेटिना होती है इस पर जब कोई इमेज बनती है, तो अगर हम इस इमेज को हटा लें तब भी ये 1/10 सेकंड के लिए परसिस्ट करती है, यानी कि 1/10 सेकंड तक ये दिखाई पड़ती रहती है। तो अगर हम 1/10 सेकंड से पहले ही अगर कोई दूसरी इमेज हम आँख के सामने ला दें, फिर 1/10 सेकंड से पहले कोई तीसरी इमेज ला दें, तो इस तरीके से अगर 1/10 सेकंड से कम समय अंतराल में अगर हम लगातार एक के बाद दूसरी इमेज लाते रहें तो आँख उन इमेज को अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगी। और पिक्चर में जो आप मूवी देखते हो उसमें यही इस्तेमाल होता है। जो मूवी आप देखते हो उसमें लगातार एक के बाद दूसरी इमेज आती है और इन दो इमेज के बीच में जो टाइम का इंटरवल रहता है वो 1/10 सेकेंड से कम होता है। तो यहाँ पे कह रहा है 1 सेकेंड में 24 फ्रेम, यानी कि एक फ़ोटो 1/24 सेकेंड तक जो है रुकती है। तो यहाँ पे ये देखिए 1/10 सेकेंड से ये क्या है? कम है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो भी वीडियो होती है उसमें अगर आप या कह लीजिए कि 24 फ्रेम से जो है वो वीडियो दिखाई जा रही है या 1/24 से कम सेकंड में एक के बाद दूसरी फ़ोटो आ रही है, तो वो जो है मोशन पिक्चर की तरीके से, यानी कि वीडियो के फॉर्म में वो आपको दिखेगी। इसका रीजन देखिए, इसमें दिया गया है कि एन इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ आई परसिस्ट फॉर 0.1 सेकेंड, यानी कि वही 1/10 सेकेंड, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो देखिए इसका असर्शन भी सही है और इसका रीजन भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि टेलीविजन सिग्नल कैन नॉट बी रिसीव्ड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस बिकॉज। चलिए सपोज करिए कि ये पृथ्वी है और ये यहाँ पर कोई सैटेलाइट है। तो देखिए पहले तो हम लोग सैटेलाइट को क्या करते हैं, सैटेलाइट को तरंग भेजते हैं और जब भी इसको हम लोग तरंग भेजते हैं तो देखिए यहाँ पे तरंग जब ये वापस सैटेलाइट भेजेगा तो ये तरंग सैटेलाइट जो भेज रहा है ये एक निश्चित क्षेत्र को ही कवर कर पाएगा, यहाँ से लेकर के केवल यहाँ तक के क्षेत्र को ही ये
कवर कर पाएगा। अब यहाँ पे जो व्यक्ति है उसके टीवी में ये सिग्नल नहीं प्राप्त हो पाएगा, तो इस तरीके से वो उसको नहीं दिख पाएगा। अब इसका होने का कारण क्या है, क्योंकि अर्थ में क्या है, कर्वेचर है, क्योंकि पृथ्वी क्या है, गोल है, तो इसके सरफेस में कर्वेचर है। इस कर्वेचर के कारण ही ये जो रेडिएशन यहाँ से आ रहा है सैटेलाइट से, ये पूरी पृथ्वी पर नहीं पहुँच पाएगा, कुछ ही भाग में पहुँच पाएगा, और जितने भाग तक ये पहुँच पाएगा उतने भाग तक ही इसको देखा जा सकेगा। तो इसका जो रीजन हो जाएगा वो हो जाएगा द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कर्व, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसके अलावा दोस्तों ये भी याद रखिएगा कि जब भी किसी तरंग को हम लोग भेजते हैं और उसको वापस सैटेलाइट के द्वारा जब उसको मंगाया जाता है, तो देखिए तरंगों को भेजते समय या कह लीजिए विशेष तौर पर जैसे ऑडियो तरंगे जब आप भेजते हैं, जैसे आप रेडियो वगैरह सुनते हैं, तो इसमें जो ऑडियो तरंगे भेजी जाती हैं उनका पहले मॉड्यूलेशन किया जाता है, उनको किसी दूसरी तरंग के पास, मान लीजिए कि ये कोई साउंड की वेव है, तो इस साउंड की वेव को किसी दूसरी तरंग के साथ पहले मिक्स किया जाता है। यहाँ पर मैंने इसको ट्रांसवर्स वेव से दिखा दिया है दोस्तों, लेकिन ये ट्रांसवर्स वेव नहीं होती है साउंड वेव, ये आपको पता होगा कि साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, मैंने ऐसे समझाने के लिए आपको बना दिया है। तो जो भी यहाँ पे ऑडियो वेव है इसको किसी हाई फ्रिक्वेंसी वाली वेव के साथ हम लोग मिक्स कर देते हैं, और ये फिनोमेना क्या कहलाती है, मॉड्यूलेशन कहलाती है। और मॉड्यूलेशन इसलिए करते हैं क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कम एनर्जी वाली तरंगों को केवल अगर भेजेंगे तो ये बहुत सी एनर्जी इनकी जो है मीडियम में ही एब्जॉर्ब हो जाएंगी, और इस तरीके से धीरे धीरे ये जो वेव है ये काफ़ी वीक हो जाएंगी और मीडियम में ही एब्जॉर्ब हो जाएंगी, तो ये वापस रिफ्लेक्ट होकर के आपको सही तरीके से नहीं मिलेगी, या अगर मिलेगी भी तो उसमें एनर्जी बहुत कम होगी, तो आवाज़ आपको साफ सुनाई नहीं पड़ेगी, तो आवाज़ आपको स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं पड़ेगी। अब ये वापस तरंगे जब यहाँ सेटेलाइट से आती हैं तो फिर से इन तरंगों का क्या किया जाता है, डीमॉड्यूलेशन किया जाता है, और डीमॉड्यूलेशन किया जाता है तो यहाँ से तरंगों को, ऑडियो तरंगों को अलग कर लिया जाता है, फिर वो ऑडियो तरंगें आपको स्पीकर पे सुनाई पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेटिना पर बनी छवि देखिए वस्तु के बराबर है। भाई वस्तु के बराबर तो नहीं हो सकता। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा पेड़ देख रहे हो, तो क्या आपकी आँख की रेटिना पे जो इमेज बन रही है क्या वो पेड़ के बराबर बनेगी? नहीं भाई, ये पॉसिबल कब हो सकता है, जब इमेज बहुत छोटी बने। तो भाई वस्तु के बराबर तो कभी नहीं बनेगी, तो डी और ए ये तो गलत हो गया। अब ये कह रहा है कि वस्तु, ये कह रहा है कि सीधी बनती है कि उल्टी बनती है। तो देखिए जो भी रेटिना पर इमेज बनती है ये वस्तु से छोटी बनती है और रियल बनती है, यानी कि वास्तविक बनती है, और ये उल्टी इमेज बनती है। लेकिन हमारा जो मस्तिष्क होता है ये अपने एक्सपीरियंस के आधार पर इमेज को सीधा करके देख लेता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश का प्रसार किसके कारण होता है? देखिए वायुमंडल में मैंने आपको बताया कि जैसे ब्लू कलर की लाइट होती है उसकी स्कैटरिंग हो जाती है, तो ये स्कैटरिंग किसके कारण होती है? तो ये स्कैटरिंग होती है डस्ट पार्टिकल के कारण, यानी कि जो धूल कण वगैरह होते हैं ये डस्ट पार्टिकल होते हैं, इनके कारण जो है ये स्कैटरिंग हो जाती है। तो दोस्तों ये लाइट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चन जो मैंने आज आपको कराए ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक थे और बहुत ही सिंपल थे। आने वाले और वीडियो में मैं लाइट के ही अभी क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा और लाइट के और भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। आज की वीडियो में जो क्वेश्चंस मैंने रखे थे ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रखे थे, क्योंकि आज ये लाइट का पहला वीडियो था तो मैंने सिंपल क्वेश्चन रखे ताकि मैं आपको लाइट के कुछ बेसिक्स को समझा सकूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मेरा उद्देश्य जो होता है वो सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व करवाना नहीं होता है, बल्कि आपको क्वेश्चंस का जो कॉन्सेप्ट होता है उस कॉन्सेप्ट के बारे में बताना होता है। तो इसी तरीके से हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, नए नए क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आते रहता हूं, और लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं विद फुल एक्सप्लेनेशन, उनका जो भी कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट के साथ जो है आपको मैं उनके आंसर्स बताता रहूँगा। देखिए सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर पता करना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चंस का आंसर तो आप लोग पता कर ही लेते हो किसी न किसी तरीके से, कहीं से किताब से या कहीं से इंटरनेट की सहायता से या कहीं ना कहीं से आप क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। बट उसका जो एक्सप्लेनेशन है, उसका जो सही एक्सप्लेनेशन है, जिसकी सहायता से आपको उस क्वेश्चन के जरिए ही आपको और क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाते हैं। तो एक क्वेश्चन की सहायता से आपके 10 क्वेश्चन और भी तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरीके से साइंस को सीखने के लिए आप साइंस कॉन्सेप्ट्स के साथ जुड़े रहिए, और वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में लाइट के कुछ नए क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।